ए, बी और सी में ई ए बी को 3:1 में बांटती है। और एफ बी सी को 3:2 में, ये एफ ले लेता हूं मैं, ये एफ बी सी को 3:2 में। तो बीई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का रेशियो आपको बताना है, क्या होगा। यही बोला गया है। इसके लिए मुझे आपको एक प्रॉपर्टी सिखानी पड़ेगी यार, एरिया मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी। इसको करते हैं अभी, इसको एक बारी के लिए रोक लेते हैं, क्योंकि शुरुआत ही ऐसे क्वेश्चन से हो जाएगी तो आपको लगेगा कि आज तो हाई लेवल है। हाई लेवल नहीं है, क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं। अब मुझे ये बता दो बस, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन वाला है कि साइड की मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, वो स्टीवर्ट थ्योरम के थ्रू निकालते हैं। तो वो तीनों थ्योरम, मास पॉइंट थ्योरम, स्टीवर्ट थ्योरम, ये चीजें मैंने रोक रखी कि एंड की क्लास के अंदर कराऊंगा मैं ये सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन को एक बार रोक लेते हैं। तो यहां आ जाइए क्वेश्चन नंबर 120 पर। एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है, एरिया दे रखा है 16 और 9। तो अगर ए बी सी को देखता हूं, और पी क्यू आर को देखता हूं, एबीसी अगर 16 है तो पी क्यू आर कितना है, 9 है। पहली चीज, एबीसी 16 है तो पी क्यू आर 9 है एरिया। तो अगर मैं साइड का रेशियो देखता हूं ए, तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 3। तो इसने बोला कि पी क्यू 18 है, अगर 3 की जगह दे रखा है 18, कितने गुना पर बैठा है, 6 गुना पर। तो 4 का भी 6 गुना और 4 का भी 6 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24। तो पहली चीज तो आ गई 24। और इसने बोला बीसी, पी क्यू दे रखा था तो ए भी निकल गया। ये कहानी दे रखी थी पी क्यू की, ये निकल गया मेरा ए बी। अगर यहां दे रखा है बीसी, बीसी दे रखा है 12, कितने गुना पर, 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये छोटी छोटी बातें तो समझ में आ गई होंगी, छोटी छोटी बातें, क्योंकि बस एरिया का रेशियो दे रखा तो ये साइड का रेशियो लिखा, और वो तो जो चीज दे रखी उसके रिस्पेक्ट वाली साइड दे रखी है उसने। तो ठीक है, नहीं रेशियो थोड़ी पूछा है, मतलब वो पूछा है कि भाई क्या होंगे, ये आपको पता चल गया। चलो जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, बीसी 2.1 है, ये ए है, डी, ई और एफ। तो अब इसने बोला कि बीसी 2.1 है, ई एफ 2.8 है, तो 3:4 आ गया। ये अगर एरिया का रेशियो, अगर साइड का रेशियो 3:4 है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, 9 और 16। अब इसने बोला कि ये 16, तो अब इसने बोला डीईएफ का 16 है, ये 16 का 16 ही दे दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि 9 का भी कितना हो गया, 9 ही हो गया। चलो जी नेक्स्ट नंबर फटाफट। बताओ, छोटी सी बात बताई थी आपको, एंगल बाइसेक्टर जब बताया था तब बताई थी ये बात
याद करो, दो तरह के एंगल बाइसेक्टर बताए थे, एक बताया था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक बताया था एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। दो तरह के मैं दोनों चीजें आपको बता देता हूं, एक बार कंसेप्ट बता देता हूं, आंसर तो आ जाएगा क्योंकि काफी दिन हो गया ना। एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, दो तरह के बताए थे। अब इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टियां बताई थी कि इन बाइसेक्टर से क्या बनता है, इन सेंटर बनता है, ये बनता है, वो बनता है, बात याद आ गई। तो यहां से अगर मैं देखता हूं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, जिस एंगल का ये बाइसेक्टर होता है, जिस एंगल का बाइसेक्टर होता है AB अपॉन AC, जिस एंगल का है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD बाई DC, याद आ गया आपको। और यही चीज बाहर वाले के अंदर भी थी, सेम चीज अगर मैं यहां से इसको ड्रॉ करके और यहां अगर मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और ये बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर याद है, हम एंगल बाइसेक्टर पे कांटा लगाते थे, बोलो भाई याद है नहीं है, हाँ ना, तो उसको बोला करो कि हाँ याद है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर तो पुरानी सारी बातें आपको याद आ गई है, A B C और D। तो हम क्या बोलते थे कि जिस भी एंगल का बाइसेक्टर है, चाहे वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, चाहे वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या होता है कि इस एंगल से AB और इसी से साइड ट्रायंगल का दूसरा वर्टेक्स है, ट्रायंगल तो ABC है ना, तो ट्रायंगल का ये AD अंदर भी हो सकता है, AD बाहर भी हो सकता है। देखो ये AD की पोजीशन बदल गई, लेकिन आपको ये वाली चीज नहीं बदलनी है, हमेशा यहाँ पर क्या रखना है, AB अपॉन AC, AB बाई AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू B से वहां तक जाओ, इसी B पॉइंट से B से वहां तक जाओ जहां पर टच कर रहा है D, और D से वहां तक जाओ इस पॉइंट से C से D, बस ये हमेशा रहना है। तो ये हमेशा आपको पता चल गया, चाहे AD अंदर है चाहे AD बाहर है, इस चीज का हमको पता रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। तो देखो जी, अगर ये 70 दे रखा है 70, ये आपको 50 दे रखा है, 70 50 120, ये 70 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये 70 50 120, 120 हो गया तो ये कितना बन जाएगा, एंगल ए कितना बन जाएगा, एंगल ए हो जाएगा 60 डिग्री। अगर एंगल ए 60 डिग्री हो गया, अगर एंगल ए 60 डिग्री हो गया, तो अब क्या हो जाएगा कि ये आधा BAD, ये आधा पूछा इसने, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हो गया ना। फिर यहां से इस प्रॉपर्टी ने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है, इस इज एंगल बाइसेक्टर। भाई बताओ, ऐसा ही क्वेश्चन कल भी करवाया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। CFB, AD कितना है 5 है, BD कितना 4 है, मुझे तो लगता है रिपीट है कल वाला ही। तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, तो रेशो आ जाएगा 25 81। याद आ गया क्या, कल ऐसा क्वेश्चन था, बोलो भाई कल ऐसा क्वेश्चन था, याद आ गया। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां से याद आ गया होगा। चलो भाई नेक्स्ट, फटाफट आप तो क्वेश्चन बताते चले जाओ, बस छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, कोई बीच में एक आध क्वेश्चन होगा, अभी मुश्किल क्वेश्चन कुछ वैसे भी इतने दिन हो गए हैं, कोई मुश्किल कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको नहीं आता। जिस बच्चे ने शुरुआत की 4 क्लास ली थी ना, उसके बाद तो बस एक रेगुलरिटी बनानी थी, अपने आप चीजें आती चली गई। ट्रायंगल के पोर्शन को लेकर हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। ABC त्रिभुज में O लंब केंद्र है, लंब केंद्र कैसे बनता है याद है, एक बार के लिए बता देता हूं। ये एक ट्रायंगल है, सामने वाली भुजा पर डालो परपेंडिकुलर, सामने वाली भुजा पे डालो परपेंडिकुलर, सामने वाली भुजा पे डालो परपेंडिकुलर, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर, यही होता है लंब केंद्र। तो अब इसने यही बोला है, यहां से आपको आंसर निकालना है, तो देखते हैं। ये A है, ये B है, आंसर नहीं आया किसी बच्चे का, आंसर तो बताओ। मैं तो ये फिगर जब मैं बनाने लग जाता हूं तो सीधी सी बात है, मैं तो आपसे आंसर मांग रहा हूं। AOB 85 है, तो एंगल ACB बताना है कितना होगा, एंगल ACB बताना है कितना होगा। बताओ भाई, बताओ कितना होगा, एंगल ACB बताइए कितना होगा। याद नहीं है इसका मतलब थ्योरेटिकल सेक्शन याद किया नहीं है ना, कितनी बार बताया था रे, तीनों चीजें अभी दोबारा प्रूफ करके बताई थी। एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस दिस एंगल, 180 माइनस दिस एंगल, तो ये टोटल कितना बन जाएगा 95, ये टोटल कितना बन जाएगा 95। ये चीज आपको बताई थी, या भूल गए आप, और प्रूफ करके बताई थी ऐसा होता क्यों है। ये लगा लो ना, अब तो समझ गए होगे, वो हर जगह ही वो बनती है, सारी बात बनती है। AOB है, AOB ये वाला, तो इन दोनों का जोड़ 180 होता है, इन दोनों का जोड़। अगर मैं यहां से देखता हूं कि एक ये ट्रायंगल खींच दी, तो यहां से अगर मैं एक एंगल ड्रॉ कर देता हूं, यहां से अगर मैं एक और एंगल ड्रॉ कर देता हूं, तो ये A है, ये B है, ये C है। अगर मैं B से परपेंडिकुलर जो डाला और C से जो परपेंडिकुलर डाला, इन दोनों को मिलाता हूं, तो जो तीसरा एंगल रह गया ना, इस वाला कोण, ये वाला एंगल, तो एंगल BOC प्लस एंगल A, जो तीसरा रह गया, वो दोनों का जोड़ मिलाकर 180 होगा। बात समझ में आई। अगर मैं यहां से बात करता हूं, चलो एक लाइन और ये ड्रॉ कर लेता हूं, अगर मैं AOB की बात करूं, तो AOB, तो मैंने ट्रायंगल का A भी ले लिया, B भी ले लिया, मैंने ट्रायंगल का A भी ले लिया, O भी ले लिया और B भी ले लिया। AOB, AOB ये वाला AOB, समझो, सुनो मेरी बात, AOB, और जो तीसरा रह गया A और B तो यहां आ ही गए, और जो थर्ड रह गया, इन दोनों का जोड़ कितना बनेगा 180 बनेगा। या अगर मैं बात करता हूं AOC, AOC प्लस एंगल B 180, समझ के बात को तो हमेशा ध्यान रखना, ये ऑर्थो सेंटर वाले केस में होता है, तो वही केस आता था। तो AOB ये है, तो C का एंगल C आ जाएगा ये वाला। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताओ। अब मुझे आंसर बताना इसका, मुझे आंसर बताना ट्रायंगल ABC में
ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी में बी ओ सी, अगर बी ओ सी 80 डिग्री है ये वाला, तो एंगल बीएसी कितना होगा? 100 हो जाएगा। ये तो समझ गए ना आप? तो अब मैं अगर उसको ऐसे बताता ना 180 में से इसको माइनस करके आ जाए, हो सकता है याद ना हो, लेकिन अब ये बताने का तरीके से याद होगा कि जोड़ जोड़ जो दोनों का होगा वो 180 होगा। बात वही है, लेकिन बोलने का तरीके से फिर समझ और तो सेंटर बनाएंगे। तो जब एक एंगल बी ले लिया, एक सी ले लिया, तो जो तीसरा बच गया उसके साथ बनाया गया कोण 180 होगा, बस ध्यान रखना। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बताओ मुझे। 114 नंबर क्वेश्चन बताइए। 114, ये तो पता होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 114, बिल्कुल। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों की लंबाइयां समान हो तो त्रिभुज क्या होगा जी? इक्विलेटरल होगा। अगर तीनों की लंबाइयां समान है तो ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा। ये लो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। 113 नंबर। इतना टाइम लग रहा है यहाँ तो। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हमने पीछे से शुरू किया, पीछे ही तो होते बड़े क्वेश्चन, वो बड़े क्वेश्चन हो गए। अब फिर इसकी लेवल 2 वाली शीट करा दूंगा सीधी में। ट्रायंगल एबीसी में बीई परपेंडिकुलर टू एसी, बीएसी 70 है, सीएफ ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर ये 70 है तो बोलो क्या होगा? अब याद होगा ना? अब तो आराम से, अब तो याद होगा ना? अब वो नहीं करना 100 कभी 180 में से माइनस करते थे, कभी 90 में से माइनस करते थे। अब मैंने याद करने का तरीका बता दिया। इन दोनों का जोड़ 180 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, इन दोनों का जोड़ 180 क्यों होगा? एक बार और बताऊं क्या कि याद है? मुझे बस ये बता दो कि हाँ सर हम समझ गए हैं कि बताऊं कि सर 180 क्यों होता है? याद है? याद है बस, बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये 90 90 हो गया, ये 90 90 180, ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। तो जितना ये होगा उतना ये होगा। अच्छा, एमडी जाहिद को याद नहीं है पुरानी चीजें, ऐसे आप समझ गए कि लिख के वैसे समझ गए। देखो ए एफ ओ ई, आप सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में देखो ए एफ ओ ई, सिर्फ इस ए, ये 180, तो इस वर्टिकली। मुझे आंसर बताओ 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। छोटे 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 क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सी ऑप्शन राइट एंगल, बिल्कुल। किसी त्रिभुज का लंब केंद्र शीर्ष पर स्थित है, वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के तीनों यहां कर जब मिलते हैं, इसने बोला ना कि लंब केंद्र शीर्ष पर स्थित है, इस शीर्ष पर स्थित हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा राइट एंगल। चलो जी, किसी त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक समान है, बताओ शाबाश बताओ। किसी त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक समान है तो बताना है आपको, बिल्कुल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल जहां, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं तब तक फिगर बनाता हूं, आप भी आराम से चीजों को करें। मैं तब तक फिगर बना लेता हूं इसका आराम आराम से। ओ लंब केंद्र है, लंब केंद्र को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहां पर मैं मान लेता हूं ओ, ये एस पर जाकर मिलेगा। क्यू आर का एस पर मिला। ओ तथा सी, सी प्री केंद्र है, सी प्री केंद्र है, प्री केंद्र है। चलो जी, ये मान लिया मैंने सी। प्री केंद्र होता है जहां से बाहर, जहां से चारों तरफ सर्कल ड्रॉ किया जाता है। प्री केंद्र होता है जहां से चारों तरफ सर्कल ड्रॉ किया जाता है, उसको बोलते हैं प्री केंद्र। ठीक है, तो क्यू सी आर है 130, ये 130 है। तो आपको इस बात का पता चल गया कि अगर ये 130 हो गया, क्यू सी आर अगर 130 हो गया, तो इसका मतलब ये कितना बनेगा? ये 65 बनेगा। याद आ गया? आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जब एक ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, बाहर वाले वृत्त का केंद्र, यानी ये वाला, तो मैंने देखा जो ये होगा और जो ये होगा, ये अगर 2 थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, ये चीज आपको पता है। तो मैंने देखा ये 130 अगर है तो एंगल पी कितना हो जाएगा? ये 65 हो जाएगा। एंगल पी क्यू एस 60 डिग्री हो गया, ये 60 हो गया। एंगल पी क्यू एस 60 डिग्री हो गया, ये 90 है, ये 90 है। अगर ये 90 है और ये 60 है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो ये वाला एंगल बच गया, ये वाला ऑटोमेटिक सी बात है, जो ये वाला एंगल बच गया, ये कितना बचेगा जी? ये तो 30 बच गया सर। ये 90 था, ये 60 था, तो ये 30 बच गया। तो एंगल आर पी एस बताना है, और एंगल आर पी एस अगर ये 30 टोटल 65 है, तो इसका मतलब ये वाला कितना बन जाएगा जी? ये वाला बन जाएगा सर 35। बोलो अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी समस्या रही हो, मुझे तो लगता नहीं कि कोई समस्या रही होगी, एक एक बात को मैंने लिख के बता दिया कैसे आगे बढ़ते। ट्रायंगल एबीसी में पी से, बिंदु पी से तीनों भुजाओं पे परपेंडिकुलर डाले गए। ठीक है जी। बीडी 8 दे रखा है, डीसी 14 दे रखा है, सीई 13 दे रखा है, ए एफ 12 दे रखा है, एफ बी 6 दे रखा है। तो आपको ए ई बताना है क्या होगा। देखो यहां पर सीधी एक प्रॉपर्टी काम करती है, जब भी अंदर के किसी बिंदु से 3 परपेंडिकुलर डाल दिए जाए, ये भी एक परपेंडिकुलर डल गया, ये भी एक परपेंडिकुलर डल गया, ये भी एक परपेंडिकुलर डल गया, तो यहां से मैंने बोला कि ए एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर,
पहले वाला, फिर अगला छोड़ दो, फिर दूसरे वाला, पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा, चौथा, छठा, फर्स्ट, सेकंड छोड़ के थर्ड, फोर्थ छोड़ के फिफ्थ, 1 3 5 और 2 4 6, बी एफ का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर। तो ए एफ कितना है, 12 का स्क्वायर 144, बी डी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, और तो ये तो 232 हो गया। ये 4 और 1 5 आया 377 ई स्क्वायर। तो ओ ऑर्थो सेंटर है एबीसी का। इसको एक बार छोड़ो, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देना, ये लेवल 2 में डलवा दिया था मैंने, ये लेवल 2 का क्वेश्चन मैंने डलवा दिया था। लेवल 2 की शीट बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 107 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैंने लेवल 2 में डलवा दिया था। लंब केंद्र और प्री केंद्र के बीच की दूरी 9.9, तो केंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये अगर 2 होता है तो ये 1 होता है, और ये तीनों एक ही लाइन पर होते हैं। अब इसने बोला लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, यानी ये टोटल दूरी दे रखी है 3, 2 और 1 टोटल 3 हो गया ना। 3 का मान दे रखा है जी आपको 9.9, तो 3 3 9 और 3 3 9 तो 3.3 आ गया। और अगर ये 3.3 तो केंद्रक और लंब केंद्र यानी सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी बतानी, तो 2 का भी 3.3 निकाल दो, तो टोटल कितना हो जाएगा 6.6। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 105 बताइए। क्वेश्चन नंबर 105, यदि ट्रायंगल एबीसी में भुजा बीसी अंतः केंद्र पर 132 का कोण बनाती है, अंतः केंद्र यानी एंगल बाइसेक्टर से बनता है अंतः केंद्र, अंतः केंद्र पर 132 का कोण बनाती है। अगर ये 132 है तो अब ये क्या कह रहा है कि बीसी के द्वारा लंब केंद्र पर बनाया गया कोण कितना होगा? तो खुद सोचो, एंगल बीआईसी कितना होता है? बीआईसी कितना होता है? 90 प्लस ए बाई 2, याद है भाई? क्या याद है? 90 प्लस ए बाई 2। अगर ये 90 है और 132 है तो कितना चला गया ऊपर? 32 और 10 42 चला गया। और अगर 42 चला गया तो 42 है तो इसका मतलब ये कितना बनेगा? 84 बन जाएगा। बोलो यहां तक किसी को भी दिक्कत हो तो ये 84 बन गया। और ये अगर 84 बन गया है, और अभी अभी मैं सिखा के आया हूं कि जो यहां बढ़ा देता हूं, छोटा फिगर बनाऊंगा, ध्यान रखना इस चीज का। अभी अभी मैं सिखा के आया था कि एक एंगल द्वारा ऑर्थो सेंटर, एक एंगल द्वारा ऑर्थो सेंटर, तो जो ये एंगल बनेगा ऑर्थो सेंटर वाला, जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों, ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों एंगल का जोड़ 180 होगा। अगर ये 84 दे रखा है तो इसका मतलब इसमें कितना है? तो यानी कि ये हो जाएगा जी 96। बोलो क्या सीन क्लियर हुआ? अब ज्योमेट्री बिना लिखे लिखे भी दिमाग से आप कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो प्रॉपर्टी याद है तो आपको कोई नहीं रोकने वाला, ये चीज आप समझ लो। बोलो भाई, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है। क्या बात क्लियर हो गई? चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अरे भाई क्वेश्चन नंबर 104, एच ये चीज भी मैंने आपको बताई थी किसके अंदर? ये चीज भी मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टियों के अंदर ही बताई थी बात, मुझे याद आ गया। एच ए बी सी का लंब केंद्र है, एच ए बी सी का लंब केंद्र है, तो एच बी और सी, एच बी और सी का लंब केंद्र ज्ञात करें। बोलो याद आ गया? बोलो याद आया? एच बी और सी का लंब केंद्र ज्ञात करें। याद नहीं आया क्योंकि प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी से ये भी मानना याद नहीं आया, ये भी एक अच्छा संकेत है कि आगे बढ़ना चाहते हैं। इसका जो लंब केंद्र बनेगा वो बनेगा ए, इसका जो लंब केंद्र बनेगा ये बनेगा ए। ऑर्थो सेंटर वाली प्रॉपर्टियां जाके देख लेना, ऑर्थो सेंटर वाली प्रॉपर्टियां जाके देख लेना, जहां पर मैंने शुरुआत की 3 या 4 क्लास के अंदर पढ़ा है सब कुछ। तो तीनों 4 क्लासों के अंदर एक एक बात मैंने क्या बोला था? पहले क्वेश्चंस लिखे गए, क्वेश्चन से प्रॉपर्टियां बनाई गई और फिर उसको मैंने लिखवाया, और हर चीज आपको बताई थी मैंने वहां पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वहां पर जाके देख लेंगे। तो इसका ऑर्थो सेंटर वहां पे आपको रीजन भी मिल जाएगा, क्योंकि वहां प्रूफ कराया था हर चीज का, वहां पे रीजन मिल जाएगा। सब क्यों करते हैं, लेकिन आपको सीधी सी बात ये समझ में आ गई, ये 90 डिग्री है। इसको भी मतलब सामने वाली भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर डालना, सामने वाली भुजा के ऊपर परपेंडिकुलर डालना। तो देखो ट्रायंगल हो गई ये एच बी और सी, ये एच है, ये बी है, ये सी। अब सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डाला, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डाला। यहाँ भुजा ही नहीं है जी, भुजा नहीं है तो इसको आगे बढ़ा लेंगे। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे टच ही हो रखा है। सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डाला, सर यहाँ तो भुजा ही नहीं है, भुजा नहीं है तो इसको आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। और सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डाला, इसको पीछे ले जाएंगे। याद आ गया? लंब केंद्र ऐसे ही तो बनता था सर। एक बार और थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिलाऊं आपके फॉर्मेट के अंदर, फिर आपको याद आ जाएगा। चलो मैं यहीं पर बता देता हूं दोबारा। क्वेश्चंस का सेट मैंने बहुत अच्छा तैयार कर रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये वाला फिगर अब याद आ जाएगा। सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाला, या भुजा तो है ही नहीं, तो हमने क्या किया? इसको आगे बढ़ा दिया। सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाला, यहां भुजा तो है ही नहीं, हमने क्या किया? इसको आगे बढ़ा दिया,
ठीक है। अब सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, ये डल गया जी। अब यहाँ भुजा थी तो सीधा आगे बढ़ा ली। अब एक बात हो, एक परपेंडिकुलर तो यहाँ मिल गया, एक परपेंडिकुलर यहाँ मिल गया, एक परपेंडिकुलर यहाँ मिल गया, तो इसका लॉजिक क्या निकला? तो हम लोग क्या करते थे कि भाई ये हकीकत में रियल लाइफ में ये पॉसिबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे, इसको भी आगे बढ़ा लेंगे और इसको भी आगे बढ़ा लेंगे। याद आ गया? ये ऑर्थो सेंटर ऐसा एक बनाते थे, बोलो याद आया क्या? हाँ ना यस नो बोलो भाई। हाँ याद आ गया है। तो क्या यही चीज हम एचबीसी के ऊपर नहीं कर सकते? सेम चीज हम एचबीसी के ऊपर हम कर सकते हैं। सर कैसे? इसको पॉइंट मान लो एच, इसको पॉइंट मान लो जी बी, और इसको पॉइंट मान लो जी सी। ये अब मैं रेड कर देता हूं और मोटे कलर से एचबीसी दिखाने के लिए। एच बी और सी। अब अगर ये एचबीसी है तो आप देखो सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर उसको तो पीछे लेंगे, सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर उसको पीछे लेंगे, सामने वाली भुजा पे क्या ये वही फिगर नहीं बन गया? और अगर ये वही फिगर बन गया तो मतलब ए बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। बताओ 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 बताओ। मिलो चलो भाई बताओ। कोई बच्चा बताएगा कि नहीं बताएगा कि मैं करवा दूं? देखो यार, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो ए बी 6 है, ए सी 8 है, तो बी सी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, इसका पहले मैं एक आसान क्वेश्चन करा दूं यार। एक मिनट रुको पहले, चलो मैं यहीं पे एक आसान क्वेश्चन करा देता हूं। अगर मैं एक ट्रायंगल का, एक सेकंड आपको समझाने के लिए मैं पहले एक आसान क्वेश्चन करा देता हूं। अगर मैं एक ट्रायंगल का एबीसी हिस्सा लेता हूं, ये ट्रायंगल मैंने ए बी और सी ले ली, और ये कह रहा है कि ये 15 दे रखी है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ध्यान से सुनना, ये 15 दे रखी है, ये 90 दे रखा है, और ये 20 दे रखा है। ठीक है, तो सेम जो चीज दे रखी है ना कि एडीबी और एडीसी में दो वृत्त बनाए गए हैं। सी, ये एडी परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर का एक सर्कल और इसके अंदर का एक सर्कल, अगर ये दो सर्कल हो गए, तो अब इस सर्कल की रेडियस दे रखी है R1 और इस सर्कल की रेडियस दे रखी है R2। तो आपको बताना है R1 प्लस R2 क्या होगा, यही है। तो एक बात देखो, ये 15 है, ये 20 है, तो ये 25 होगा पूरा का पूरा। 15 20 25 एडी परपेंडिकुलर हो गया। तो जब भी आपको परपेंडिकुलर की लंबाई निकालनी है, किसी भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की लंबाई हमेशा एरिया के थ्रू निकाली जाती है। किसी भी ट्रायंगल में हमेशा परपेंडिकुलर की लंबाई एरिया के थ्रू निकाली जाती है, इस बात का ध्यान रखना। तो हाफ ऑफ 15 इंटू 20, इधर से अगर मैं निकालूंगा, क्योंकि जो दो चीजें आपस में 90 डिग्री पर बैठी हैं, हाफ ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड, हाफ ऑफ दिस साइड इंटू दिस साइड इज इक्वल टू हाफ ऑफ 25 इंटू एडी, 25 इंटू एडी। तो हाफ से हाफ कट गया, 5 से जाएगा 5 बार, और 5 से जाएगा 4 बार, और 5 से जाएगा 3 बार, तो एडी इक्वल टू आ गया है 12। एडी इक्वल टू 12 आ गया, और एडी इक्वल टू अगर 12 आ गया, तो अब एक बात देखो, एडी अगर 12 है, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ऑटोमेटिक 9 हो गया, 15 12 9 और 20 12, तो ये 16 हो गया। ये तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सीधा सीधा लिख दिया। अब आपको पता है कि एडीबी भी राइट एंगल ट्रायंगल है, एडीबी राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर रेडी आर का मान कैसे निकालते हैं? P प्लस बी माइनस एच बाई 2। 12 8 20 20 और 1 21, 21 में से 15 गया तो 6 6 बटा 2, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। R1 अगर मैं यहां से R2 की बात करता हूं, तो P प्लस बी 12 प्लस 16 माइनस में 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा जी 28 में से 20 का, तो 8 और 8 बटा 2, तो कितना हो जाएगा जी 4। और R1 प्लस R2 टोटल कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 7। ये वाला केस था। अब देखो सेम चीज एप्लीकेबल है,
डी बीसी का मध्य बिंदु है, डी बीसी का मध्य बिंदु है। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो ये मिड पॉइंट बनता है, क्या सर ये वो सही है कौन सा, यही तो ना। तो R1 प्लस R2 तो बताना है आपको। क्या पूछना चाह रहे सुधांशु कुमार, यही पूछना चाह रहे थे ना। चलो अब मैं आता हूं 103 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अरे एक बात बता, R1 और R2 सीधी लाइन में डायरेक्ट, मैंने कब बोला कि R1 R2 सीधी लाइन में डायरेक्ट हो सकती है, इसमें डायरेक्ट का कोई पंगा ही नहीं है भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूं सुधांशु, एक ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और मैं आपसे कहता हूं कि R1 प्लस में R2 बताओ कितना होगा, तो आपने बोला सर 5 प्लस 4 टोटल 9 हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा सर R1 और R2 कितना होगा, आपने बोला सर 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। अब आप कह रहे सर ये जरूरी थोड़ी सीधी रेखा में हो, अरे मैं तो कह नहीं रहा, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। 4 है, y का मान 3 है, ठीक है। चलो जी अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। 1.8 बताओ बताओ, शाबाश, 1 मिनट का वक्त है। एक पॉइंट आठ तो नहीं आएगी शायद, मेरे अकॉर्डिंग 1.8 तो नहीं आएगी भाई। देखो आपको एक प्रॉपर्टी याद है राइट एंगल ट्रायंगल में, सामने वाली भुजा का मिड पॉइंट के ऊपर बनता है प्री केंद्र, सर्कम सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर बनता है प्री केंद्र, और प्री केंद्र बाहर वाले वृत्त का केंद्र, यानी इस सेंटर, इससे तीनों भुजाओं की, तीनों शीर्षों की, तीनों वर्टेक्स की दूरी बराबर होगी, तभी तो ये रेडियस बनेगा, तभी तो मैं इसको आर कह सकता हूं, तभी तो मैं इसको आर कह सकता हूं, तभी तो मैं इसको भी तो आर कह सकता हूं। बोलो तीनों बराबर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो इसका ये चीज अगर आपको याद थी तो एक सेकंड के अंदर आपका निकल गया कि एडी कितना हो गया है, एडी हो गया है 5, एडी इक्वल टू 5 हो गया। यानी कि मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि ये भी 5 है, ये भी 5 है, और एडी भी 5 है। यहां तक की चीज आपको सबको समझ में आ गई है। अरे यार ये फोन बहुत आ रहा है, ठीक है। और एडी अगर 5 आ गई तो इसका इन रेडियस कैसे कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं, याद है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, ऐसे तो निकालते हैं। तो अब अगर मैं यहां से देखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, अगर मुझे एबीडी का एरिया निकालना है तो आपको एक बात पता है कि एबीडी का एरिया, यहां रख लेता हूं मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूं, ये ए है, ये डी पॉइंट, ध्यान से सीखना ये बात को, ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। डी से ए तक 5 आ गया, और डी से बी तक भी 5 आ गया, और ए भी 6 दे रखा है। तो मुझे कहानी याद आ गई कि अगर इस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक ही तो प्रॉपर्टी होती है कि जब दो भुजाएं बराबर और सामने वाली भुजा के ऊपर, सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। याद आ गया क्या, सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, बोलो याद आ गया। और अगर ये याद आ गया तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया, बोलो क्लियर हो गई बात। अब ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 5, ये 3, तो जो ये हो गया जी 4 हो गया। तो ये कहां ड्रॉ किया मैंने, ये 4 यहां ड्रॉ किया है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, ये मैंने यहां पर ड्रॉ किया है भाई, बोलो याद आ गया। और अगर ये यहां ड्रॉ किया तो इसकी हाइट बन गई ना, तो इसकी आर कैसे निकालते हैं, अभी आपको बता दिया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो आर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ ये कितना है 6, और इनटू में 4, और डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 5 5 10 और 6 16 16 का आधा 8, 8 आ गया, तो ये 8 है, तो 4 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, तो यहां से मेरा जो आया है ये आ गया है 3/2, आर आ गया है 3/2। इसी हिसाब से मुझे दूसरे का निकालना पड़ेगा, इसी हिसाब से मुझे दूसरे की हाइट निकालनी पड़ेगी। पहले तो एडीसी की, एडीसी की मैं यहाँ बनाता हूँ, आपको उम्मीद है कि आप बताएंगे। ये डी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट ले लिया, डी से ए भी 5 है, डी से सी भी 5 है, और ये 8 है। तो मुझे पता है कि ये कितना बनेगा, ये सामने वाली भुजा पे डालूंगा तो ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, बोलो दोस्तों। और ये 4 तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 5 4 3 हो गया, ये 3 बन गया है। और अगर ये 3 बन गया तो फिर से यहाँ से कहानी बन जाएगी हाफ ऑफ, ये कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये 3 हो गया। तो हाफ ऑफ बेस है 8 और इसके ऊपर है 3 और डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर।
सेमी पेरीमीटर 5 5 10 18 18 का 9 3 से 3 2 से 4 तो 4/3 तो ये आ जाएगा 4/3। एक आ गया 4/3 का गया 3/2। आपको R1 + R2 निकालना था तो 3/2 और प्लस में 4/3 3 3 9 और 8 17 डिवाइडेड बाई 6 तो आंसर मेरा आ जाएगा 17/6। आंसर आ जाएगा 17/6। बोलो बात क्लियर हुई क्या? बोलो भाई। अगर किसी बच्चे को अगर रह गई है तो मैं एक बार और बता दूंगा, बता देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गिचपिच जरूर हो गया है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। रिपीट कर दें, चलो जी रिपीट कर देते हैं। अब ये डी और आपको पता मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो अगर प्रकार की नोट याद रखेंगे, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल देखते ही तो हमें ये पॉइंट याद आ गया, ये वाला कि मिड पॉइंट के ऊपर तो सर्कम सेंटर बनता है। मिड पॉइंट की कहानी समझ में आ गई कि तो सिर्फ DAB को देखो, DAB को देखो, कुछ नहीं देखना आपको। इसने बोला ये पॉइंट डी है तो सामने वाली भुजा कितना हो जाएगा, मिलाएंगे नहीं तो निकलेगा। जब ये मेरे दोस्त, अब मैंने देखा कि ये 4 हो गया ऑटोमेटिक, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ डिवाइडेड बाई, तो 4 से जाएगा 2 5 है और ये भी 5 है 5 और ये अगर 4 बन गया 4 बेस के ऊपर ये 90 डिग्री वाली, तो बेस ये 2 से चला जाएगा जोड़ना है। तो बोलो क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन ये वाला 90 देकर सामने वाले पे 90 डलवा लेगा, ये 90 देकर सामने वाले पे 90 डलवा लेगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछता है और इससे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, सामने वाले भुजा के मिड पॉइंट को मिलवा लेगा। ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ये क्वेश्चन टाइप था, मुझे याद आ गया था साथ साथ, तभी मैंने इस क्वेश्चन को करने से पहले बोला था कि आसान क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, मुझे याद आ गया था कि ऐसा क्वेश्चन भी होता है। ठीक है चलो जी बताओ 102 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13 है, 5 12 और 13 देखते ही हमको एक बात याद हो गई है। दोनों अंतर्वृत्त का रेडियस कैसे निकलेगा, बोलो आर कैसे निकलेगा, बोलो भाई P + B - H/2 और ये आर कैसे निकलेगा, ये आर कैसे निकलेगा, आर होता है 13/2 और इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, याद आ गया, तो ये आ जाएगा 169/4 104 √65/2 आ जाएगा ना भाई। उम्मीद करता हूं आपको कहानी समझ में आ गई होगी, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ए भी 6 है, बी सी 8 है, तो ऑटोमेटिक ये तो 10 हो जाएगा। एक अर्धवृत्त बनाया गया है, तो आपको बताना है अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अगर ये थीटा है और सेंटर से जो ये सर्कल खींचा, ये इसकी स्पर्श रेखा होगी ना, ये तो स्पर्श रेखा होगी इसकी, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो ये 90 - थीटा हो जाएगी, 90 - थीटा। मुझे एक बात बताओ, जब ये 90 दे रखा है और ये आपने अपनी तरफ से थीटा मान लिया, ये 90 दे रखा है और ये आपने अपनी तरफ से थीटा मान लिया, तो ऑटोमेटिक क्या ये 90 - थीटा नहीं हो गया, ऑटोमेटिक ये 90 - थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम तो 180 होता है। बिल्कुल सर। अब मैं ये तो ले लेता हूं O और ये ले लेता हूं जी, कुछ भी ले लेता हूं M। तो आप मुझे एक बात बताओ, एंगल B पर 90 डिग्री है, हां सर, और एंगल M पर भी 90 डिग्री है, हां सर, एंगल C थीटा डिग्री है, इधर से एंगल C भी थीटा डिग्री है, ये BCA 90 - थीटा है ये वाला, तो MCO भी 90 - थीटा है, ये सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो सर। सर बिल्कुल हो गया सिमिलर। तो मुझे रेडियस बतानी है, रेडियस बतानी है तो रेडियस है जी MO, MO तो लेना ही लेना है, M फर्स्ट और थर्ड तो लेना ही लेना है, तो AB लेना है, यानी मैंने देखा AB डिवाइडेड बाय MO आएगा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय MO आएगा इज इक्वल टू, अगर ये R आ गया, ये O सेंटर मान लो, यहां से यहां तक ये R है, तो इधर वाला कितना बनेगा, 8 - R बनेगा, बोलो OC 8 - R बनेगा। तो अगर मैं AC ले लेता हूं, AC, तो यहां से CO लेना पड़ेगा, और अगर मैं AB ले लिया है, AC ले लिया, BC, अगर मैं BC लेता हूं तो यहां से MC लेना पड़ेगा। अब इन तीन में से छाटना, एक तो अपन ने ये छाट लिया जी, तो AB तो 6 हो गया जी और ये R हो गया है, और दूसरा ये छाट लेते हैं, मुझे लगता है ये CO अपने को पता चल गया और AC अपने को पता चल गया, दूसरा अपन ये छाट लेते हैं सर। तो अगर AC हो गया 10 और CO हो गया है CO 8 - R, ठीक है, मेरे को तो ये ठीक समझ में आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 48 माइनस का 6R इज इक्वल टू 10R, ये आ जाएगा 16R इज इक्वल टू 48 और R बराबर कितना आ जाएगा 3। जब कुछ भी ना समझ में आए तो क्या कर देना है, जब कुछ भी ना समझ में आए तो सीधी सी बात है, आपको करना है सिमिलरिटी। ये बात मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी कि जब कुछ भी समझ में ना आए तो आपको सिमिलरिटी वाला गेम करना है। बोल बात समझ में आई तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन निकालना होगा आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको निकालना होगा, वही सिमिलरिटी लगेगी, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है दो सिमिलरिटी लगेंगी। एक मिनट रुको, अभी मैं कोई आसान सा क्वेश्चन करवा दूं यार, वही चीज है, एक ही क्वेश्चन को इतना अच्छे से घुमा कर देखो। एक बार मैंने इसके थ्रू निकलवाया, और एक मिनट रुको, हाँ एक बार तो मैंने इसके थ्रू निकलवाया एक, अब मैं इसके थ्रू निकलवाया 2, फिर इसके थ्रू निकलवाया ये 3, मैंने पूरी भुजा पर ना देकर 3, और फिर उसी की प्रैक्टिस एक होगी नीचे वाली। मतलब जो एक क्वेश्चन जितने तरीके से घूम सकता है ना, मैंने यहाँ पर उतने ही तरीके से बना के दे रखा है चीज को, जितने तरीके से घूम सकता है उतने तरीके से बना के दे रखा है। ठीक है, तो आज एक क्लास और करेंगे अपन,
और वो क्लास करेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस की प्रैक्टिस क्लास। मैं भी एक बार बता देता हूँ क्योंकि आप बच्चों को याद रहे। तो ये क्लास अपन करेंगे प्रॉफिट लॉस की प्रैक्टिस क्लास, प्रॉफिट लॉस की। देखिए ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट हो गई तो मैं जयपुर पहुंच गया हूँ 8:30 बजे। तो नहीं नहीं यार, फ्री क्लास लगानी बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रैक्टिस कैसे करोगे यार, फ्री क्लास लगानी बहुत जरूरी है। और जैसे ये मैंने देखा, यहाँ अगर मैं सेंटर मानता हूँ, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। यहाँ अगर मैं सेंटर मानता हूँ तो ये वाला रेडियस होगा, ये वाला भी रेडियस होगा। अगर मैं सेंटर के साथ जो स्पर्श रेखा है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। सेंटर के साथ स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। मोहित बंसल, ये क्वेश्चन हो गया ये वाले? यहां तक हो गए थे क्या? 86 तक हो गए थे। तो अब हमको पीछे की तरफ चलना है, 85 की तरफ। एक बार बता देना यार, क्योंकि मैं बीच में क्वेश्चन से हम लोगों ने सीरीज से थोड़ा आगे पीछे कर दिया था, इस वजह से किसी भी बच्चे को ध्यान हो। मैं अगर देखूं 75 तक हो गए थे, मतलब 75 से चलो फिर 85 से शुरू करते हैं यार, 85 से स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस इसलिए नहीं करा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे छोटे, मतलब छोटे क्वेश्चन बीच में थे, कोई पीछे बड़ा क्वेश्चन पहले था, इस वजह से हम लोग की थोड़ी सीक्वेंस बदल गई थी। मैं इस चीज को पूरा सही करके क्लासेस को अरेंज भी करके दे दूंगा मैं आपको, ठीक है? तो चलो जी पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इसने बोला है त्रिभुज एबीसी, ए यहां से कर दो भाई, अब ए बी और सी में ए बी की लंबाई 17.5, ए सी की लंबाई है 9 और ए डी बी सी पर लंबवत है, ए डी बी सी पर लंबवत है। तो अब ये कह रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, ए डी बी सी पर लंबवत है, ए डी 3 दे रखा है और एबीसी के बाह्य वृत्त की त्रिज्या चाहिए है। बाह्य वृत्त की त्रिज्या तो आपको पता ही है, आर इज इक्वल टू ए बी सी अपन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी अपन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला चाहिए आपको, ठीक है? अब अगर मैं यहां से देखता हूं, ए है 17.5, एक 17.5 एक 9 और इनटू में बीसी 17.5 9 और ये बीसी और 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बीसी बेस इंटू हाइट एडी, और एडी कितना हो जाएगा 3। तो बीसी से बीसी चला गया, 2 से 2 चला गया, 3 से 3 चला गया, 17 की 51 और 1.5, 51 और 1.5 52, 52.5 और 52.5 डिवाइडेड बाई 2 तो यानी कि 26.25, 26.25। बोलो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है? चलिए इसका क्वेश्चन बताइएगा, 84 नंबर बताइएगा, 84। ओ पी केंद्र है, बाहर वाले वृत्त का केंद्र ओ बी सी, ओ बी सी 35, ओ बी सी अगर 35 है तो बी ए सी आपको बताना है क्या होगा। अब खुद देखो यार, जब ये प्री केंद्र है, प्री केंद्र मतलब बाहर वाले वृत्त का केंद्र, बाहर वाले वृत्त का केंद्र ये वाला। अब इसका मतलब ये रेडियस हो जाएगी, ये 35 है तो ये वाला और ये वाला दोनों रेडियस होगा कि नहीं होगा? बोलो रेडियस हो जाएगा। तो इसके सामने ये कौन, तो इसके सामने ये कौन, ये भी 35 हो गया, 35 35 70 हो जाएगा, 35 35 70 हो जाएगा। और अगर ये 70 हो गया, अगर ये 70 हो गया तो ये कितना बन जाएगा? ये 35 35 70 70 है तो ये कितना बन जाएगा? 110, 70 है तो ये बन जाएगा 110। क्लियर हो गया भाई? तभी तो 180 हो जाएगा पूरा। और ये अगर 110 आ गया
तो आपको पता है ये कितना बन जाएगा 55, तो आंसर मेरा आ जाएगा 55। मैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर, ये सर्कल दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक ये 80 हो जाएगा, और ये अगर 80 हो गया, ये दोनों रेडियस हो जाएंगे तो दोनों भुजाएं बराबर हो गई, दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो एंगल पी इक्वल टू कितना बन जाएगा 100/2। 80 है तो दोनों का मान 100 बच गया, तो एंगल पी का OAB पूछा है ना, OAB ये P डिग्री दे रखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 100/2। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये इसका परिवृत्त है। P कोई बिंदु है ट्रायंगल के परिवृत्त पर, P कोई बिंदु है ट्रायंगल के परिवृत्त पर, कोई बिंदु है ट्रायंगल के परिवृत्त पर। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, अगर P कोई बिंदु हो गया, कोई भी बिंदु हो गया P2, तो इसका मतलब मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि P को आप कहीं पर भी मान सकते हैं। बोला हाँ सर, अरे तो जब कहीं भी मानना है तो कुछ भी मान लो, चलो जी मैंने P यही मान लिया। आप ऐसी जगह मानो ना जहां से आपको परेशानी ना करिए, तो और जिसकी भुजा एक है, तो ये AB एक का स्क्वायर एक रहेगा प्लस BP, भाई P तो इसी के ऊपर है, तो ये 0 का स्क्वायर 0, और CB भी वही है, CB भी वही है, तो एक और एक टोटल कितना हो जाएगा 2। यानी ये होता है मन मर्जी से कहीं पर भी मानना। अब आप बोलेंगे सर हम कहीं और जगह माने, तो देखो मानने को कोई परेशानी नहीं है, मान सकते हैं, परेशानी किसी चीज में नहीं है, आप मान सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इससे अच्छा आप कहीं मान लेते हैं अपने, एक मैं फिगर बना रहा हूं, जैसे ये ट्रायंगल ABC था, ये A है, ये B है, ये C, अब एक पॉइंट P यहां हो गया। अब आपने बोला क्या निकलता AB, एक निकलता BP, एक निकलता CP, और हकीकत में ये AP मिलेगा। चलो AB लिख लिया आपने, तो हकीकत में ये AP मिलेगा, एक एरर है यहाँ पर। और अब यहाँ से AP आता या AB आता। अब एक बात हो, इस वाली चीज को मापने में हमारे नाक चने चढ़ जाते। जब उसने ये बोला ना P कोई बिंदु है, उसने कोई स्पेसिफिक पोजीशन तो फिक्स करके नहीं दी, तो इसका मतलब है वो हमारी हेल्प करना चाह रहा है। जो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच से सोचेगा कि यार P कोई भी बिंदु मानना है, तो मैं ऐसी जगह क्यों मानूं जहां मेरा पंगा पड़ रहा है। अगर मानना ही है तो आपको क्या करना है, आपको आसान चीज माननी है, और आसान चीज आपने मान ली, तो इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आप कहीं पर भी मान सकते हैं। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन तो मुझे लगता है हो गया था, फिर भी आप मुझे बताइए, हो गया था तो भी फटाफट बता दीजिएगा आप तो, क्योंकि शीट अपलोड है, समय नहीं लगना चाहिए। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 है, तो अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी आपको बतानी है, क्या होगी। एक 1.5 आ जाएगी, अंतः केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी, ये 3 आ गया है, ये 4 आ गया है, ये 5 आ गया, 3, 4, 5 है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आपको पता है अगर r की बात करूंगा तो ये 5/2 हो जाएगा, और मैं अगर r की बात करूंगा तो 4 + 3 7 - 5 2 / 2, और 2/2 टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब डिस्टेंस निकालना है, तो r² माइनस में ट्वाइस ऑफ r, तो 25/4, भाई ये कितना बन जाएगा, 25/4 है तो 5 का 20, तो ये बन जाएगा 5/4, तो ये आंसर आ जाएगा √5/2। वाली चीज मैंने कल भी बताई थी, परसों बताई, ये तो हर रोज ही आ जाता है। अब तो जो चीज हर रोज आ रही है वो तो, ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन, लोकेश क्वेश्चन नंबर 80 बताइए, मुझे फटाफट बताइएगा। टाइप करना शुरू करके उसको छोड़ देगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ टाइप करेगा, अलजेब्रा है, अलजेब्रा एक अलजेब्रा के अंदर करते हैं आज की डेट में। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पहचान लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं, वही दिया 20-30 क्वेश्चन मुश्किल से। बताओ शाबाश, किसी विषम बाहु त्रिभुज ABC में I तथा O अंतः केंद्र और परिकेंद्र है। ये A है, I इन सेंटर है और O सर्कम सेंटर है। ये इन सेंटर जो एंगल बाइसेक्टर से बनता है, और O सर्कम सेंटर है, ये मैंने यहां मान लिया O। ये मान लिया मैंने I। यदि AI को आगे बढ़ाया जाता है जो परिवृत्त को D पर काटता है, ये इसका मैं सर्कम सेंटर मान लेता हूं। AI को आगे बढ़ाया जाता है जो परिवृत्त को D पर काटता है, AI को आगे बढ़ाया जाता है जो परिवृत्त को D पर काटता है। A, B और C, A, B और C अगर ये दे रखा है x डिग्री, BID, मैं अगर यहां से देखूं ये वाला, BID ये है y, ये वाला BID, ये y है। ठीक है, और A, B और C, A, B और C ये x है, A, B और C ये x है। अगर खुद सोचो, I तो इन सेंटर है, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से। एक बार दिमाग लगाओ, अगर एंगल बाइसेक्टर से बनता है तो ये आधा जो कोण बनेगा और ये आधा जो कोण बनेगा, रेड वाली लाइन आधे पर है, थोड़ा सा हैंडमेड फिगर तो ऊपर नीचे बढ़ गया, लेकिन ध्यान रखना रेड वाली लाइन आधे पर है, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला बन गया, ये वाला बन गया है x/2, ये वाला बन गया है x/2। बोलो यहां तक अगर बात आपकी क्लियर है, तो किसी बच्चे को अगर दिक्कत है तो बताओ भाई, यहां तक चीज क्लियर है।
ठीक है, और ये अगर x बाई 2 है और ये इसने दे रखा है y। अच्छा ये कह रहा है बी ओ डी, मैं इसको हटा देता हूँ, इस लाइन का तो कोई लॉजिक ही नहीं बचा। इसने बोला है बी ओ डी, ये बीओडी जो है ये कितना है, ये है जी जेड, और ओ क्या है, सर्कम सेंटर, बाहर वाले वृत्त का केंद्र। तो खुद एक बार सोचो, जो बीओडी होगा सर्कल के सेंटर पर बना कौन, और सर्कल की सर्कमफेरेंस पर बना कौन, सर्कल के सेंटर पर बना कौन, इस आर्क के द्वारा, आर्क बीडी के द्वारा, आर्क बीडी के द्वारा सर्कल के सेंटर पर बना कौन, बीओडी, बीओडी, और आर्क बीडी द्वारा ही सर्कमफेरेंस पर बना कौन, आर्क बीडी द्वारा ही सर्कमफेरेंस पर बना कौन। क्या ये आधा नहीं होगा, तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल जेड बाई 2 होगा, बोलो यार। हाँ सर। अच्छा एक बार अब सिंपल सी बात सोचना, ए बी और ये आई, ये ए है, ये बी है, ये आई है, और ये एंगल वाई दे रखा है, तो ये आ जाएगा एक्स बाई 2, ये आ जाएगा जेड बाई 2। ये किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स का जोड़ तीसरे के बाह्य कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो। किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स का जोड़ तीसरे के बाह्य कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मैंने ये बोला, ये सी नहीं है, ये जेड है, ये सी नहीं है, गलती से लिखा हुआ है, जेड है, सी की बजाय ये कितना है, जेड है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एक्स बाई 2 प्लस में वाई बाई, एक्स बाई 2 प्लस में जेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2y होगा, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 2y होगा, और एक्स प्लस जेड अगर 2y है तो यहां से 2y और डिवाइडेड बाई y, तो y से y गया तो आंसर कितना बन जाएगा, तो y से y चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 2। क्या समझ आएगा कि दोबारा बताऊं? मेरे हिसाब से तो समझ में आ जाना चाहिए, कोई ऐसा मुश्किल वाली बात थी नहीं। बता देना भाई, अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा बता देंगे, छोटी सी बात थी। रिपीट, चलो जी रिपीट कर देते हैं। फिगर आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, मैं बताता हूँ। इसने क्या बोला है, सर ट्रायंगल, ट्रायंगल सी है, सर कहां पर आ जाए, यहाँ पर, तो आर कहां तक, एक्स देता है केंद्र, और ये अंदर के प्लस एक्स प्लस, चलिएगा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन गलत। बताओ मुझे, बताओ आंसर बताओ, हाँ बोलो भाई। आपके पास नहीं पूछेगा अभी, अभी मैं क्लास में बैठा, मैं क्लास की बात करता हूँ। ए 50 डिग्री है, ए 50 डिग्री है, ओ प्री केंद्र है, बाहर वाले वृत्त का केंद्र। ये कह रहा है ओ, ये 50 होगा तो ऑटोमेटिक ये तो 100 हो गया। अब ये कह रहा है कि ओ बी और सी का आधा, और ओ सी और बी का भी आधा, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। ओ बी, ये इसका आधा एंगल बाई सेक्टर, और ये भी एंगल बाई सेक्टर, तो ये बीपीसी बताना है। याद आ गया कुछ? मैं उम्मीद करता हूं आपको जवाब आना चाहिए। 80, अरे चलो कोई बात नहीं, बताओ शाबाश। एक किस्म से ये ऊपर वाली ट्रायंगल तो बरगलाने के लिए दे रखी है, ट्रायंगल तो ये लो, मैं इसको हटा देता हूं, वो तो बस इसलिए दे रखा था, वो 50 है तो ये 100 हो गया, खत्म कहानी है इसकी। तो सिर्फ इस पे सोचो, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा दो यार। अब तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा दो, 140 बिल्कुल सही, वेरी गुड। एंगल बाइसेक्टर का याद नहीं है, 90 प्लस A1, 90 प्लस उसके सामने वाले एंगल का आधा, 90 प्लस उसके सामने वाले एंगल का आधा, तो 100 का आधा 50 नहीं हो जाएगा, 90 में 50 अगर जोड़ूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 90 में 50 जोड़ूंगा तो टोटल, और ये 100 हो जाएगा, तो उसके बाद आपने निकाल लिया। चलो जी, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, सी 90 डिग्री है, बीसी 12 है, एसी 6 है, ए बी का लंब समद्वि भाजक बीसी को डी, ए बी का लंब समद्वि, ए बी का लंब समद्वि भाजक डी तथा ई पर काटता है। तो आपको बताना है अब कि सी ई का मान क्या होगा,
लंब समद्वि भाजक, यानी ये 90 डिग्री दे रखा है और ये इसको ई पर काटता है। मैंने आपको एक ही बात तो बता रखी है सर, क्या जब कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आए ना कोई रिजल्ट समझ में आए, ना कोई प्रॉपर्टी याद आए, तो क्या काम करना है, एक ही काम के थ्रू होता है, सिमिलरिटी लगाओ, सिमिलरिटी लगाओ भाई, सिमिलरिटी। इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट नहीं, क्योंकि उसका तो मिड पॉइंट है, ये लो जी, ये मैंने यहां कर दिया, सिर्फ आपको इस चीज को कि सर आपको ये ना लगे कि ये मिड पॉइंट, आपको दिखाई दे रहा है कि हां लग तो नहीं रहा यार ये मिड पॉइंट। ए सी बी में ये 6 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। अब आपको ये 90 डिग्री लंब और समद्वि भाजक सी ई का मान है, कोई ट्रायंगल दिखाई दे रही है, दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दो, उसके बाद की बात है। देखो अगर मैं ये थीटा मान लेता हूं यार, तो जो ये वाला कोण होगा ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, बस मुझे ये बता दो, 90 माइनस थीटा। और अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो एंगल सी हो गया, इधर एंगल डी हो गया, इधर एंगल बी हो गया, इधर भी एंगल बी हो गया, इधर 90 माइनस थीटा वाला सी बी ए हो गया है और इधर डी बी ई हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, बोलो जी। मुझे सी ई बताना है। तो मुझे ये कहानी समझ में आ रही है कि अगर मैं देखता हूं ए बी की वैल्यू निकाल दो पूरी, ए बी की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक है, ये दो है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, तो टोटल आ गया 6 रूट 5। समझ आया मैंने कैसे निकाला है? मैं बताता हूं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं एक चीज देता हूं, ये 6 है, ये 12 है, तो आप क्या करो, इसको कट कर लो, इसको 1 बना लिया, इसको 2 बना लिया, उस चीज को ध्यान रखो जिससे कट किया, 6 से कट किया है। अब यहां 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, तो ये 5 का तो रूट आ गया, और जिससे कट किया तो उससे गुणा कर दो जी। भाई मैंने क्या बोला, अगर मैं यहां से ऐसे निकाल लेता हूं, अगर मैं आपसे ऐसे निकालता हूं, जैसे ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका कुछ भी मान लिया 15, तो आपने क्या किया, 5 का स्क्वायर 2, मतलब 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, तो अंडर रूट 13 तो आएगा ही आएगा, और जिससे कट किया था वो 5 वहां आ जाएगा। समझ पाए मेरी बात को? यानी सीधा सीधा वैसे भी निकाल के देखोगे तब भी वही आएगा, वैसे भी निकाल के देखेंगे तब भी वही आएगा। तो अब मैं अगर यहां से देखता हूं क्या कि ये 6 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो ये 6 और ये 12 है, तो 1 और 2 तो रूट 5, तो ये 6 रूट 5 आ गया। अगर ये 6 रूट 5 है, तो ये डी जो है ना परपेंडिकुलर भी है, समद्वि भाजक भी है, डी परपेंडिकुलर भी है, समद्वि भाजक भी है, तो ऑब्वियस सी बात ये है कि 3 रूट 5 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 अंडर रूट 5। बोलो बात क्लियर हो गई? ये हो गया जी 3 रूट 5। अगर ये 3 रूट 5 हो गया, 3 रूट 5, तो अब आप देख ही सकते हैं, काम कर ही सकते हैं कैसे, कि ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए, क्योंकि इधर वाला ये 3 रूट 5 हो गया, उधर वाला वो 3 रूट 5 है, टोटल 6 रूट 5 है। इस इक्वेशन को मैं हटा देता हूं। अब यहां से प्रॉपर्टी लगा दो, सी बी अपॉन डी बी, बी ए बी ई ए सी डी ई। ठीक है, तो आप एक बात देखो, अगर आपने इसको x माना है, इसको सी ई कोई तो निकाला, तो ये x हो गया, तो ये वाला 12 माइनस x हो जाएगा। अगर ये x हो गया तो ये 12 माइनस x हो जाएगा। तो अब मैंने यहां से देखा ये x तो ये 12 माइनस x है, इसको अगर मैं देखता हूं, सी बी दे रखा है आपको, बी सी दे रखा है, और डी बी भी दे रखा है, एक तो ये ले लो, ए सी और डी ई नहीं, बी और बी ई, हाँ एक ये ले लो, ये दोनों ले लो जी। तो बी सी कितना है 12, बी डी कितना है 3 रूट 5, इज इक्वल टू ए बी कितना है 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय बी ई कितना है 12 माइनस x। ठीक है, तो मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि 6 से कटेगा 2 बार, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और माइनस में 2x, 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 5 दिया 15, ये 15 इधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 4.5। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से, बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। एक बात तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गई है कि अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है ज्योमेट्री का, अगर कोई रिजल्ट आपको ध्यान नहीं है, ना ही कोई थ्योरम आपको याद आ रही है, तो सीधी सी बात ये है, ना रिजल्ट आपको याद आ रहा है ना थ्योरम आपको याद आ रही है, तो वहां पे सिमिलरिटी का गेम है, बात खत्म, सिंपल सी बात इतनी सी है बस। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। इन ट्रायंगल एबीसी सी है 90 डिग्री, एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, एडी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का, जो बीसी को डी बिंदु पर काटता है। एबी अगर 15 दे रखा है, एसी अगर 9 दे रखा है, एबी 15 है, एसी 9 है, तो डी की एबी से दूरी, डी की एबी से दूरी, कहने का मतलब बीडी बताना है। तो आपको पता है एंगल बाइसेक्टर हो गया, और बीसी, हाँ ये 12 हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक सी बात है ये 12 हो जाएगा। और अगर ये 12 हो गया है,
अब आपको पता है क्या कि ये रेशो 3 है, अगर मैं इन दोनों को कट करता हूं 3 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 5 बार। आपको डी की दूरी बतानी है, मतलब बीडी बताना है, तो आपको पता है ये वाला रेशो इधर आ जाएगा 3, ये वाला रेशो इधर आ जाएगा 5, तो 5 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 8। अगर 8 रेशो होता कंप्लीट, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए हकीकत में ये 8 ना होकर एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है, एक्चुअली में डिस्टेंस 12। ये 8 है, 8 का 12 कितने गुना पर बैठा है, 1.5 गुना पर बैठा है, और इसका अगर 1.5 गुना पर बैठा है तो 5, और 5 का भी अगर मैं 1.5 गुना करता हूं, आइए अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पर। इसके लिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा मास पॉइंट थ्योरम। इसके लिए मुझे आपको सिखाना पड़ेगा मास पॉइंट थ्योरम। एक मिनट रुको, अभी मैं फिर थ्योरम के ऊपर आ जाता हूं। और क्वेश्चन नंबर 75, ये करो एक बार 75 नंबर क्वेश्चन करो। इसके लिए मास पॉइंट थ्योरम अभी अपन शुरू करेंगे, आज मास पॉइंट थ्योरम सिखाऊंगा आज मैं। मास पॉइंट थ्योरम का यूज है, तो पहले मास पॉइंट थ्योरम के साथ ही करा दूंगा इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को तो करेंगे बाद में, पहले ये क्वेश्चन कर लो। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का। ट्रायंगल ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कह रहा है कि ए बी 6 है, ए सी 8 है और बी सी 7 है। एडी कोण द्विभाजक है, एडी एंगल बाइसेक्टर हो गया जी, एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो काटा लगा दिया, यहाँ पे मैंने डी पॉइंट रख दिया। तो ये जो ये 7 है ना, ये 7 किस रेशो में पड़ जाएगी, 3:4 में, क्योंकि 2 से काटूंगा तो ये 3 और 2 से काटूंगा तो ये 4, ये दोनों 3:4 में कटेंगे। वैसे भी अगर ये 3 हो गया, ये 3 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो टोटल 7 हो गया, वैसे भी 7 दे ही रखा था। तो एडी की लंबाई आपको बतानी है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी इंटू एसी, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी इंटू एसी माइनस बीडी इंटू डीसी, बीडी इंटू डीसी। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ये याद रखना भाई, ये एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने वाला पहला क्वेश्चन आया है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 2-3 दिन देखते चले जाना इस थ्योरम को। ये थ्योरम है कि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी इंटू एसी माइनस में बीडी इंटू डीसी, एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी इंटू एसी माइनस में बीडी इंटू डीसी, एबी इंटू एसी माइनस में बीडी इंटू डीसी। तो एबी कितना है 6, एसी कितना है 8, माइनस में बीडी कितना है 3 और डीसी कितना है 4। तो 48 में से 12 गया तो 36, 48 में से 12 गया तो 36, तो एडी इक्वल टू आ जाएगा 6 वाला। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ इस तरीके से निकाली जाती है, इस बात का ध्यान रखना। एक मिनट, इस बच्चे का बहुत फोन आ गया है। हाँ बोलो भाई, ये वाला करवा दिया था क्या मैंने, ये वाला जहां तक मुझे याद है ये वाला मैंने करवा दिया था। 74 नंबर क्वेश्चन, चलो फिर। पी क्यू एस का एरिया 40 दे रखा है, पी आर पी क्यू का 2.5 गुना है, तो पी क्यू बाई पी आर 2.5 गुना दे रखा है ना, एक है तो 2.5 है, तो 2 है तो 5 है, इसको 2 है तो ये 5 है, ये दे रखा है। और ये एंगल बाइसेक्टर दे ही रखा है, तो खुद सोचो अगर मैं पीक्यू को बेस मान लूं, क्योंकि पीक्यू को बेस मान लूं, तो अगर ये 2 बेस का एरिया 40 हो सकता है, पीक्यू अगर 2 है, 2 बेस का एरिया अगर 40 हो सकता है, तो 5 बेस का एरिया कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 बेस का एरिया अगर 40 हो जाएगा तो 5 बेस का एरिया 100 हो जाएगा, और अगर ये 100 हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा, ट्रायंगल पीक्यूआर का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 140। तो ट्रायंगल पीक्यूआर का टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर किसी बच्चे को थोड़ी सी भी डाउट है तो फिर से वही मैं बता देता हूं कैसे, थोड़ा सा भी डाउट है तो जो अगर ये 2 रेशो है, देखना एक बार मैं बता देता हूं, किसी को जो डाउट रहेगा, ये 5 है। एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से क्या होगा, ये वाला रेशो इधर आ जाएगा और ये वाला रेशो इधर आ जाएगा, ये वाला रेशो इधर आ जाएगा, ये वाला रेशो इधर आ जाएगा। तो मतलब है कि ये जो क्यूएस है ये तो 2 बन गया, और जो ये एसआर है ये 5 बन गया। ठीक है भाई, अब इन दोनों की हाइट क्या मानी जाएगी, हाइट ये जो 90 डिग्री पर, दोनों ट्रायंगल की हाइट बराबर होगी, क्योंकि एक ट्रायंगल ये है। सर इसकी हाइट कैसे, सामने वाली भुजा के ऊपर 90 डिग्री डाल दो जी, ये इसकी हाइट आ गई। तो खुद सोचो, इसको मैं पी कह रहा हूं, इसको क्यू कह रहा हूं, इसको आर कह रहा हूं, तो ये पी क्यू इन दोनों ट्रायंगल की हाइट आ गई। पी क्यू हाइट आ गई है किसकी, पी क्यू हाइट आ गई है जी इसकी, और पी क्यू हाइट आ गई है इस वाले, इसकी भी पी क्यू हाइट है, इसकी भी पी क्यू हाइट है। तो अगर मैं बात करता हूं हाफ ऑफ क्यू एस इंटू पी क्यू, हाइट आ गई, और दूसरे का रेशो कितना है, हाफ ऑफ एस आर इंटू पी क्यू, ये भी हाइट है, तो पी क्यू से पी क्यू कट गया, इससे ये कट गया। क्यू एस किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर है, और एस आर किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब इसका एरिया 40 है, 2 का मान 40 है तो 5 का मान 100 हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये बात है, उम्मीद है। ये चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी थी, बस मैंने आपको बताया नहीं था कि कैसे कैसे होता है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73। ये वाले क्वेश्चन तो नहीं हुए ना, एक बार बता देना यार, कभी कोई डबल हो जाएगी, जब पुराने क्वेश्चन करा रखे तो बच्चा आराम से बाद में रिपीट कर सकता है उन चीजों को, वीडियो आपके पास है, कभी भी आप देख सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन तो नहीं हुए ना, ये नहीं हुआ था। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को आज कर लेते हैं। इस फिगर के अंदर पी क्यू आर 30 डिग्री दे रखा है, और पी क्यू आर के दूसरे 2 कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ये ज्ञात करने, यदि पी क्यू और पी आर ए पी बी इसका एंगल बाइसेक्टर,
और ए पी सी इसके एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला आपको बताना है क्या होगा, ये बोला गया। भाई खुद एक बार सोचो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एंगल बी, ध्यान से सोचना, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए प्लस एंगल ए पी आर प्लस एंगल आर पी सी, टोटल 180 डिग्री है। इस लाइन के ऊपर ये 4 हो गए। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको भी मैं ए मान लेता हूं, इसको भी मान लेता हूं। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको भी बी मान लेता हूं, इसको भी बी मान लेता हूं। कहने का मतलब मेरा यही तो रहा, कहने का मतलब मेरा यही तो रहा कि ये पहला, ये दूसरा, ये तो इसका मतलब है कि ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 180 आ गया। तो ए प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और ए प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर आ गया, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर आ गया, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर देखो, ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस में एंगल आर इज इक्वल टू कितना बन गया, 180। तो यहां से एंगल आर बराबर कितना आ जाएगा, 60। तो ये दोनों ही को कौन पूछे थे, ये 30 आपको दे रखा था कि आपको ये वाला बताना था, एंगल ये वाला बताना था। तो ए प्लस बी बताना था तो ये 90 डिग्री आंसर आ गया है, और ये बताना था तो ये 60 डिग्री आंसर आ गया है। बोलो बात समझ में आई? तो मुश्किल नहीं थी बात, छोटी सी बात थी, लेकिन उस दिन मैंने इसलिए नहीं करवाया था कि ये यहाँ तक की थोड़ी सी उस टाइम अंडरस्टैंडिंग सी नहीं थी कि हाँ मैंने सीट को 1 2 3 4 5 6 से क्यों नहीं करवाया, क्योंकि सीट के अंदर थोड़ा अप्स एंड डाउन थे, कोई क्वेश्चन बड़ा था, कोई छोटा था, कोई क्वेश्चन, तो हम लोगों ने क्या किया, करते वक्त अप्स डाउन को हटा के ताकि सीखने की सेंस अच्छी हो जाए, बस ये वाला किया। बाकी आपके पास सारे के सारे वीडियोज हैं, 2 बार देखेंगे तो चीजें आपको याद होती चली जाएगी, ऐसा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेंथ ऑफ एडी निकालना है, लेंथ ऑफ एडी, आज मैंने एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना सिखा दिया आपको। एडी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी माइनस में बी डी इंटू डी सी। ये चीज मैंने आपको निकालनी सिखा दी आज। जिस एंगल का बाइसेक्टर होता है ना, ए बी और ए सी, बी डी और डी सी, बस सीधी सी बात ध्यान रखो। ये 7 है तो ये 24 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 7 रेशियो 7 आर, ये 25 आर है। तो अब आपको निकालना है ये कितना हो जाएगा, 24 का 7 बटा 31, 24 गुना 7/31, 25 और 7 32, तो 8 या 24, 8 चौका 32, ये तो 21/4 है। ये वाला आ गया 21/4, और 21/4 है, इसको अगर मैं 25 करता हूं तो ये 75/4 है, ये 75/4 है, ये 75/4 है, ठीक है। और ये निकालने के बाद अब आपके सामने आराम से आप कर सकते हैं 7 75/4 माइनस 21 पंजा 105, 21 पंजा 100 डिवाइडेड बाई 16, 16 पंजा 80, बचेगा 8, 16 सत्ता 112, 100 माइनस में 1575, तो यहां से आ गया 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3, 1325/4। और ये इसके आगे जो भी आपका आंसर आए कर लेना, मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे अपनी इस तरीके, मैं अपनी इस तरीके से निकाला। एक बात और देखो, एक तो ये एंगल बाइसेक्टर की लेंथ ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। ये 1800 होगा क्या, अच्छा कैलकुलेशन एरर हो गई, ये 1800 होगा, और ये 1800 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा फिर 200, 225, 225 है तो ये कितना हो जाएगा 15, तो 15/4, तो 3.75। एक मेथड, मेथड नंबर, मेथड आती तो कहानी खत्म होगी, मेथड नंबर 1 लगा दो ना, फिर तो ट्रिपलेट लगा दो। ये 21/4 आ गया, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 441/16, और इसका अंडर रूट, एडी तो आ जाएगा। समझे आप मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी आ गई, अब एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी आ गई, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आप ये चीज समझ गए ना, हाँ बिल्कुल, नवीन भाई ने यस कर दिया कि हाँ सर हम लोग समझ गए हैं। चलो जी बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये बटा 4 आ गया, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 401, तो कहानी खत्म होगी, मेथड नंबर 1 लगा दो ना, फिर तो ट्रिपलेट लगा दो। ये 21/4 आ गया, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 441/16, और इसका अंडर रूट, एडी तो आ जाएगा। समझे आप मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी आ गई, अब एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी आ गई, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आप ये चीज समझ गए ना, हाँ बिल्कुल, नवीन भाई ने यस कर दिया कि हाँ सर हम लोग समझ गए हैं। चलो जी बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं करवाया था, मुझे याद है। ट्रायंगल एबीसी में अब जो बचे होंगे, अब तो बहुत दिन हो गए अपने को करते हुए, 11वीं क्लास आपकी आ गई है धीरे धीरे धीरे, बस बीच में जो 5-7 क्वेश्चन छोड़े थे उन सबको ही देख लेंगे आज तो। ट्रायंगल एबीसी के अंदर ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है। इसने बोला ए 4700 है, यानी ये वाला 47 है, ए छोटा, क्योंकि इसके सामने ये ए होता है, इसके सामने ये बी होता है, इसके सामने ये सी होता है, तो बी 4935 है, सी आपका 6815 है,
एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बीसी को पी पर मिलता है। जो अनपैक इंटर से गुजरती ओ से गुजरती है, ये ओ है और ये 4700 है। ये तो आपको मैंने सिखाया था ए ओ बाई ओपी क्या होता है, इन दोनों का जोड़ 6815 प्लस में 4935 डिवाइडेड बाई 4700। याद आ गया एंगल बाइसेक्टर, याद आ गया क्या? मुझे ये बताओ ये चीज याद आई क्या? ए ओ बाई ओपी, जिस एंगल का बाइसेक्टर होता है उसके आजू बाजू वाली भुजाएं बी प्लस सी और डिवाइडेड बाई सामने वाली भुजा ए। ये चीज याद आ गई ना भाई सभी बच्चों को? अगर किसी भी बच्चे को ध्यान नहीं है तो मुझे बता देना, मेरे अकॉर्डिंग तो ध्यान हो जानी चाहिए। ये करवा दिया था क्या? अच्छा भाई मुझे लगा कि नहीं, अब तो मतलब इसका उल्टा करना ना, ये पी ऊपर करना है तो इसको ऊपर कर देना, बाकी जो भी कट करा के हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी सीट में तो कुछ नहीं बचा हुआ ना, अगर सीट में कुछ है तो बताओ, बाकी मुझे लगता नहीं कि सीट में कुछ बचा हुआ है। अब 94 और 95 बचे हुए हैं, मोहित भाई ने बोला है 94 और 95 बचे हुए हैं सर। अरे यार ये बच्चे परेशान ना हो। हाँ बेटा बताओ। नमस्कार। 94 और 95 की बात आप कर रहे हैं। और एक एंगल 95। एबीसी, चलो मैं 94 को देखता हूं पहले। अनुपात त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? और जिसमें कोण रखें 1 1 4 के रेशियो में, अगर ये 1 है नहीं 4 1 1 2 4 6 6 का 180 30 है, तो ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया और ये 120 आ गया। अगर 120 आ गया ना तो इस ट्रायंगल का रेशियो हो गया है 1 1 और √3, 1 1 √3 हो गया। 120 वाला एंगल का रेशियो। अगर मैं एडी को परपेंडिकुलर डाल लेता हूं तो ये भी √3/2, ये 1/2 आ गया। और अगर ये 1/2 आ गया तो अब आर निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पैरामीटर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट अपॉन सेमी पैरामीटर, 1 और 1 2 प्लस √3, तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू में 2 प्लस √3। ये बाई में 2 भी तो आएगा। हाँ ठीक है, देखो भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, और अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे कैसे होता है इस तरह का क्वेश्चन। जब एंगल का रेशियो दे रखा हो, आपको एंगल के रेशियो याद है हाइट एंड डिस्टेंस से 30 60 90 के, बोलो ये याद है? ये 30 है, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये आपको तो याद है। मैं आपको बता देता हूँ, सारी चीज बता देता हूँ। देखिए मैं ये देख रहा था कि कोई अगर क्वेश्चन उस टाइम क्यों छोड़ा था हमने, क्योंकि उस टाइम मुझे अब ये पता चल गया कि थोड़ा स्टैंडर्ड था, इस वजह से हम लोगों ने छोड़ दिया था। मुझे लगा कि क्वेश्चन में एरर तो नहीं था, इसलिए मैं सोल्व करके देख रहा था एक बार यार। आपको 30 60 और 90 में तो आपको दिक्कत है नहीं, 30 की तरफ √3 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है। क्लियर होगी मेरी बात? हाँ सर। अब आप एक काम करो, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया और ये 120 आ गया। या तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि 30 और 30 है तो आपको ये पता चलेगा दोनों साइड बराबर आएंगी कि नहीं आएंगी, ये दोनों बराबर आएंगी, और मुझे अनुपात ही तो निकालना है और मुझे रेशियो निकालना है। तो चाहे अगर मैं यहाँ 2 2 लिखूंगा तब भी कहानी वही है। तो मैं क्या करता हूँ, रेशियो जब निकालना है तो मैं लिख लेता हूँ जी 1 और 1। ठीक है, मेरी बात समझना। और 1 1 और 120 के सामने होता है जी √3। सर कैसे निकाला? आपको ये बात ध्यान है कि जब ये दोनों साइड बराबर हो गई, जब ये दोनों साइड बराबर हो गई, तो क्या मैं अगर इन दोनों साइडों से सामने वाली भुजा के अगर मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो क्या ये 90 डिग्री पर बनेगा? बोलो दोस्त, क्या 90 डिग्री पर बनेगा? बोला हाँ सर 90 पर बनेगा। अगर ये 90 पर बनेगा, ये मेरा फिक्स हो गया 30 है और ये मेरा 90 फिक्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली 60 बच गया कि नहीं बच गया? बोला हाँ सर ये तो 60 बच गया। भाई साहब अगर ये 60 बच गया है, ये 90 बच गया है, ये 30 बच गया है, तो 30 की साइड पे ये √3 होता है और ये 1 होता है और ये 2 होता है। बोलो 30 की साइड पे ये √3 होता है, ये 1 होता है, 2 होता है, तो इसका मतलब ये भी √3 बनेगा और ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा। कहानी समझ में आ रही है? बोला सर समझ में आ रही है। तो मेरे को एक कहानी यहाँ से ये निकल के आई है कि मेरा बन गया जी 2 और ये 2 और ये 2 √3। बोला हाँ सर। अब ये 2 2 √3 बन गया, मुझे क्या निकालना है? मुझे अनुपात निकालना है, तो साइड का रेशियो ले लो यार, 2 2 से हटा दो ना। तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये पूरा √3 बन गया। मैंने शुरू जट यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने ये काम मैं दिमाग में कर गया था फटाफट। मैं तो शुरू जट यहाँ पे जो काम किया था, अभी मैं सारा कुछ हटा दिया। मैंने झट से यहाँ पे क्या लिख दिया था, यहाँ पे मैंने 30 की साइड पे साइड 1 लिखा, साइड 1 लिखा। मुझे पता था 90 के सामने 2 था, इसका मैं आधा कर रहा हूँ, इसका मैं आधा कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि ये अगर 1 है तो ये √3 है, ये 1 है तो ये √3 है। अगर ये √3 हो गया मतलब √3/2,
तो ये भी √3/2 है और ये भी √3/2 है। ये चीज को मैं दिमाग में कर लिया, ये 2 होता तो ये √3 होता ना, अब 2 का आधा कर दिया तो √3 का भी तो आधा कर दूंगा मैं। बोलो ये बात समझ में आई तो सभी बच्चों को? ठीक है। और अब अगर ये कहानी अगर आपको समझ आ गई है कि ये एक एक है, और अब एडी कैसे निकाला है, एक बच्चे ने पूछा सर एडी कैसे निकाला, तो ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकता? और अगर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, अगर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है तो एडी किसके बराबर आएगा? 1 माइनस मतलब 1 का स्क्वायर में से 3/4 घटा दो। 1 के स्क्वायर में से अगर 3/4 घटा देंगे तो 4 तो कितना बनेगा? 1/4 और 1/4, तो यानी एडी किसके बराबर आ जाएगा? एडी आ जाएगा जी 1/2 के बराबर। एडी आ जाएगा जी 1/2 के बराबर। ठीक है, यहां तक तो। अब अगर एडी 1/2 के बराबर आ गया तो हाइट भी आ गई, और हाइट आ गई तो पहले मेरे को निकालना है आर, और आर होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ बेस कितना है? √3, कंप्लीट बेस तो √3 का आधा। तो इस वाले 2 से एक ये 2 कर दिया, तो यहां से मुझे कहानी समझ में आ गई है, √3/2 प्लस में 2 प्लस √3। आर हो जाएगा, या तो ऐसे निकालो एबीसी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, या तो एक तरीका तो ये है, नहीं तो ये भी निकाल सकते हैं ए अपॉन साइन 2 साइन ए। वैसे इसको यार दूसरी थ्योरम से कर ले तो ठीक है, नहीं तो ऐसा भी आ सकता है अपना, ए अपॉन में 2 साइन ए या साइन 2a। चलो वैसे निकाल लो ना, आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ए बी सी 1 इंटू 1 इंटू √3, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बन जाएगा? हाफ इंटू में √3 और इंटू में हाफ। इस हाफ से 2 से 4 कर दिया, √3 से √3 कर दिया, तो आर तो 1 आ गया। आर तो 1 आ गया भाई, और आर 1 आ गया है तो आपको आर रेशो आर चाहिए है। तो आर रेशो आर पहले क्या निकाला? अंतर त्रिज्या √3 डिवाइडेड बाय, अपने इधर कर लिया तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 4 प्लस 2 √3, तो √3 प्लस में 4 प्लस में 2 √3। किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो बताओ भाई, अगर किसी स्टूडेंट को अगर दिक्कत है कि सर कैसे हुआ है तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना पड़ता है, छोटे क्वेश्चंस तो आपके क्लियर हो जाएंगे। सिमिलरिटी कांग्रुएंसी तो एक में ही होती है, ट्राई कर लिए। 3 प्लस में 4 प्लस में 2 √3,